और वहाँ उनको अपने देश में शिकागो में बात हो रही है, न्यूयॉर्क में बात हो रही है, लंदन में बात हो रही है, उनको गर्व महसूस हो रहा है। इकोनॉमिक नली है ना, उसमें अब रक्त प्रवाहित होगा, क्योंकि वो बैंकों का पैसा वो हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होता है। भारत ने अपने दम पर अपना जो रुपए बनाया, अपना पेमेंट गेटवे बनाया, कि देखो सीमा नहीं लांघ रहे, लेकिन अगर तुम घुसे तो तुम्हारी मैसी तैसी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट, जिसमें हम चर्चा करते हैं देश और दुनिया के बड़े मुद्दों पर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं ओजांग आईएएस एकेडमी के एमडी ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यू पॉइंट में। थैंक यू, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहा जा रहा है कि भारत का ये दौर विदेश नीति का स्वर्णिम दौर है, और अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से भारत का वैश्विक मंचों पर जो ऑरा बढ़ रहा है, हाल ही में हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हमारे देश में हुई है, तो ऐसे में से स्वर्णिम दौर कहा जा सकता है। विदेश नीति का स्वर्णिम दौर के बारे में हम समझेंगे, लेकिन पहले सर समझना चाहते हैं कि विदेश नीति किसी भी देश के लिए कितनी मायने रखती है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं अपने ऑडियंस को इसके बारे में बताना चाहूँगा कि विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की वो महत्वाकांक्षा होती है जो उसकी इंटरनल नीड से आती है। आपको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको सुरक्षा चाहिए, आपको खाद्य सुरक्षा चाहिए, आपको अपने आप को मजबूत करना है, व्यापार चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जो भी आपकी इंटरनल नीड है, जो आपकी जनता, आपका शासन आपकी नीड बता रही है, उसका वो पूरी दुनिया के साथ संवाद करने का एक फिलॉसफी होती है, एक दर्शन होता है कि मैं ये हूँ, और जब मैं इंटरनल नीड्स की बात करता हूँ तो मैं उस देश के लोग, वहाँ की शिक्षा, वहाँ सरकार, संस्कृति, भाषा, इन सब की बात करता हूँ कि वो लोगों की पूरी महत्वाकांक्षा क्या है। और फिर चूंकि हम पूरे दुनिया का एक हिस्सा है, तो दुनिया के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी जो सिद्धांत, हमारी जो फिलॉसफी होती है, हम उसी बेसिस पे हम पूरी दुनिया से बात करते हैं। भारत की बात करें तो प्राचीन समय से ही हम अहिंसा को अपना मूल तत्व मानते रहे, चाहे वो गौतम बुद्ध की बात करें, जैन की बात करें, हर जगह अगर हम बात करें तो अहिंसा परमो धर्म की हम बात करते चले आए हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई में भी हमने इसके मूल तत्वों को समझा। तो ये हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम, जो अहिंसा परमो धर्म का कॉन्सेप्ट है, हमारी विदेश नीति में ये दिखाई पड़ता है। हम कभी भी आक्रमणकारी रवैया नहीं रखते, हम किसी भी टेरिटरी पे कब्जा करने की बात नहीं रखते, हमारी फिलॉसफी का बड़ा हिस्सा है। तो ये वो सैद्धांतिक पक्ष रहा जिसपे हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करते हैं। फिर दूसरी बात, विदेश नीति की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम पूरी दुनिया के साथ अपने कम्युनिकेशन, अपने रिश्तों को निर्धारित करते हैं, तो उसकी जरूरत होती है कि हम अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। जैसे अलग अलग समय पे भारत की जरूरतें नहीं, कभी हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए थी, हमें गेहूं चाहिए था, कभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, कभी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हम लगातार समय समय पर दुनिया के साथ जुड़ते रहे, और बहुत लंबे समय से आज़ादी के बाद खासतौर पे हमें अपनी जो टेरिटरीज की सुरक्षा, वो हमारे लिए बड़ा मुद्दा रहा। तो हम अपने दोस्त जो हमने चुने उनमें पाकिस्तान बॉर्डर को सुरक्षित करना, चाइना बॉर्डर को सुरक्षित करना, हर तरह की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने का प्रयास हमेशा मुख्य रहा है। तो ये विदेश नीति जो होती है वो एक प्रतिफल होती है कि राष्ट्र क्या चाहता है, जो किसी भी देश के लिए जरूरी बहुत महत्वपूर्ण। भारत का जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम का नारा रहा है, हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ और दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी हमेशा सौहार्द और सहयोग का रुख अपनाया है, हमेशा बातचीत का रुख अपनाया है। ऐसे में पर पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो भारत इतने मजबूत तौर पर अपनी बात वैश्विक मंचों पर नहीं रख पाता था। भारत की उपस्थिति दुनिया में उस तरीके की उपस्थिति होती थी जिसका होना ना होना शायद बराबर होता था। क्यों? क्योंकि हम अपनी बातें उस तरीके से रख नहीं पाते थे। लेकिन प्राचीन समय में हमारी जो ऑरा है भारत का, वो अलग ही रहा है, जो कि अभी फिर से देखने को मिल रहा है। किस तरीके से पहले की विदेश नीति में, कह लीजिए आज़ादी के या कुछ दशकों पहले की विदेश नीति में और वर्तमान विदेश नीति में क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं? ये पहले से कितनी बेहतर हुई है या और कितनी बेहतर होने की ज़रूरत है? क्या फ़र्क इसमें बड़ा नज़र आता है? अगर हम प्राचीन समय से बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये डिस्कशन लंबा होगा। मैं आज़ाद भारत की बात करता हूँ 1947 से, और उससे पहले का जो गुलामी का दौर बीता वहाँ पर बहुत सी उठापटक है, वहाँ अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो एक आज़ाद मुल्क की, आज़ाद भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो विदेश नीति पर बात करूँगा।
जब भी आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तो उनका जो एक पर्सोना, एक ऑरा जो था, वो बड़ा, उनको कहा जाता था लार्जर देन लाइफ। और वहीं से ये हुआ कि हमारी विदेश नीति में जो प्रधानमंत्री की शख्सियत रही है, हमेशा उसके हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होती रही है। मतलब हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हमेशा से रही है, उसका एक मंत्री भी होता था, सब कुछ रहा। लेकिन ये हमेशा से रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री, उसका जो भी माइंडसेट रहा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी उसी के हिसाब से चलती रही। अब चलिए हम इस पे बात करते हैं, जैसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद मैं आपको क्रमशः समझाता हूं कि आज की क्या चीजें चल रही हैं, तो ऑडियंस को भी समझने में बड़ी मदद मिलेगी। जो नेहरू जी की पॉलिसी थी, वो काफी हद तक वो बहुत सी विचारधाराओं का वो एक मिश्रण भी कह सकते हैं, मैं उनको खिचड़ी भी कहता हूं। मैं बहुत ज्यादा उनकी फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कारण है कि वो उन्होंने हमेशा एक, जब भी आप देखें उनकी राजनीति में, उनके निर्णयों में देखें, तो वो डुअल जो डिसीजन था, मतलब जैसे मध्य मार्ग कहते हैं, बीच से निकल जाना, ना इधर की ना उधर की, तो वो उधर से ही बचने की कोशिश में निकलने का प्रयास हो। और इसी के अंतर्गत हमने शुरुआती की नॉन अलाइन मूवमेंट की उन्होंने, और उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि भारत देखो किसी भी साइड में नहीं है, फलाना है। तो पहली विदेश नीति का जो दौर है, वो एक तरह से कह सकते हैं 1947 के बाद से शुरू करके और हम 1962 तक आते हैं, या 64 आप कह सकते हैं। तो 1962 का दौर था, तो वहां पे नॉन अलाइन मूवमेंट की हम किसी धड़े में नहीं जाएंगे, और पूरी दुनिया में जिस तरह से कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये हुआ कि ऐसा वैसा करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, विदेश नीति जो होती है वो किसी मुल्क के हिसाब से, किसी दुनिया के देश के हिसाब से नहीं चलती, अपनी नीड के हिसाब से चलती है। आपको अपने देश की नीड को समझना पड़ेगा, और उसके लिए कहा जाता है विदेश नीति बहुत क्रूएल होती है। साम दाम दंड भेद, ये सभी इसका हिस्सा होते हैं, सभी। मतलब मुझे मेरे लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। सबसे पहले ये आदर्श से कहीं ज्यादा व्यवहारिक नीति है, ठीक है। अच्छा, नेहरू जी की पर्सनालिटी में आदर्शवाद चरम पर पहुंच गया था। मतलब वो एक दौर था कि मतलब आइडियलिज्म की वो दुनिया में चले गए कि वो शायद इस दुनिया की रियलिस्टिक से कहीं आगे निकल गए, अलग ही दुनिया में वो पहुंच गए। नतीजा रहा कि हमने अपनी जरूरतों, हमारी जरूरत क्या थी, 92% लोग हमारे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, हमारे प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है, जीवन प्रत्याशा 32 साल रह गई है, हमारे पास केवल 2% हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी, इतनी बड़ी बवाल था। तो हमें जिससे जो मिल सकता था हमें वो लेना था। हमने कहा नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं, हम अपना मध्य मार्ग लेके चलेंगे। हम उस चक्कर में फंस गए, और हम अपनी नीतियों में कई बार अजीबोगरीब तरीके से दिखाते हैं कि एक तरफ हम समाजवाद दिखाई पड़ते हैं, और एक तरफ हम झुकाव पूंजीवाद की तरफ भी लेके चले जाते हैं। तो वो जो बहुत ही गड्ढमड्ढ था ना, वो बहुत कंफ्यूज हो गया, नतीजा रहा। और इसकी जो परिणति हुई वो 1962 की वॉर में हुई। तो आप एडलिज्म में इतना चले गए कि आप रियलिस्टिक चीजें नहीं समझ पाए। पहला मौके हमने खोए। हम जब संयुक्त राष्ट्र की संस्थापकों में से एक रहे हैं, मौका था, हम बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा थे कि हम उस समय ले सकते थे। हमने चाइना को आगे किया, बोला चाइना जाएगा तो बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ हाथ उड़ाएगा। तो ये विदेश नीति में इतना आदर्श चलता नहीं एक्चुअली में। और चीन ने तब भी नहीं घुसने दिया, आज भी नहीं घुसने दिया उसने हमें। तो आज भी हमारे पास स्थायी सदस्यता नहीं है। फिर इसके बाद हुआ कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखा। वो भूल गए कि पश्चिम हमेशा अपने हितों की बात करता है, और ये सच्चाई भी है भाई। कोई भी देश अपने लोगों को पहले बचाएगा ना। और आप ये सोचे कि नहीं, जब हमारे साथ पाकिस्तान के साथ हमारा जो है वॉर, हम चले गए संयुक्त राष्ट्र, और वहां पर जाकर एक ऐसा नासूर पैदा कर दिया कि आज तक हमारे लाखों सैनिक शहीद हो चुके हैं। जितना पैसा हमने उस वॉर को, प्रॉक्सी वॉर को, आतंकवाद को डील करने में लगाया, अगर वही पैसा हम अपने हेल्थ और एजुकेशन में लगा देते तो आज हम कहां पहुंच जाते। हमारी बहुत सी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती। फिर उसके बाद अंत में चीन को हम समझ नहीं पाए कि वो किस रूप से विस्तार कर रहा है। हम उसके सामने पंचशील के सिद्धांतों को लेकर चले गए, और नतीजा 1962 का वॉर रहा। भयानक मुंह की खानी पड़ी। इधर पीओके पाकिस्तान के पास चला गया, इधर अक्साई चीन हमने चीन को दे दिया। और वहीं से अंत में एक जो आइडियलिस्टिक पॉलिसी थी उसका खात्मा हुआ, और समझ में आया कि विश्व बहुत ही क्रूएल है, और विश्व में किसी भी देश को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ता है। खैर, ये पॉलिसी खत्म हुई। थोड़े समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की पॉलिसी आई, और हमने उसी समय पाकिस्तान को हराया। एक ताकत हमें दिखाई पड़ने लगी, और शायद भारत को उन्होंने बहुत मजबूती से समझा कि भारत को सबसे जरूरत है खाद्य सुरक्षा की। जब हमारे लोगों का पेट भरा होगा तभी हम लड़ने की काबिलियत रख पाएंगे। हम दूसरों से अगर अपना अनाज भी फ्री मांग रहे हैं तो दुनिया की नजर में हम एक बहुत कमजोर देश हैं जो अपने लोगों का पेट नहीं भर सकता। जय जवान जय किसान का नारा दिया, ताशकंद में वो गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो काल बहुत छोटा रहा हमारे लिए। और फिर वहीं से
जो एक पॉलिसी हमारी थी, कम से कम अपनी सीमाएं सुरक्षित कर सकते थे। दुनिया को मैसेज जाने लगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो बहुत मुखर होकर बात कर सकता है। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आता है और इंदिरा गांधी के दौर के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि 1971 में हम पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको हमने अलग किया, बांग्लादेश में गए और उसी समय एक दौर शुरू होता है जहां पर यह मैसेज जाने लगा भारत के जो पड़ोसी देश हैं कि भारत दूसरों के मामले में इंटरवीन कर रहा है, पड़ोसियों के मामले में इंटरवीन कर रहा है। फिर आगे चलते हुए जो राजीव गांधी थे उन्होंने भी इसी मामले को, इसी चीज को आगे बढ़ाया और वो गलत नहीं था। अगर हम इंटरवीन नहीं करते तो आज पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हमारे सर पे एक और देश बैठा होता जो हम परेशान होते, एक और सेगमेंट होता। तो हमने वो अलग किया। जब राजीव गांधी ने शांति सेना श्रीलंका में भेजी तो वो भी देखा गया कि भारत दूसरों के मामलों में दखल दे रहा है। खैर उसका जो अंत होता है वो 1991 में असैसिनेशन हो जाता है राजीव गांधी का, और वो पॉलिसी यानी कि जो पड़ोसियों के मामले में इंटरफेयर करने की मामला था वो दब जाता है। हालांकि मैं मानता हूं कि वो फॉरेन पॉलिसी में एक भारत की एक दबंग नीति का हिस्सा रहा है, क्योंकि भारत कोई भी अपने हितों को साध रहा है और किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने हितों को सर्वोपरि रखे। फिर आने वाले दौर में हम बहुत सी नीतियों से गुजरते हैं और धीरे धीरे एक डॉक्ट्राइन आता, गुजराल डॉक्ट्राइन, जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते और वहां पे हम पड़ोसियों के मामले में हस्तक्षेप की नीति लेकर आते हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और कामोवेश लगभग आने वाले लगभग हर प्रधानमंत्री इसी गुजराल डॉक्ट्राइन को वो जो है वो फॉलो करता है और उसी के साथ हम चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक दौर देखें तो वो बड़ा ही एक कंफ्यूज टाइप का कई बार रहा है और अत्यधिक आइडियलिज्म का शिकार रहा है, जो रियलिटी के ग्राउंड से कहीं दूर रहा और हम कूटनीति का प्रयोग करने से बचते रहे। तो कूटनीति जो है वो कभी विदेश नीति से अलग नहीं हो सकती। अगर विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी हमारा जो एक सिद्धांत है, तो जो कूटनीति है वो हमारा व्यवहार है। विदेश नीति और कूटनीति जरूरी एक साथ चलती है। तो अब 1991 से जब हम आगे निकले, फिर आगे हम आते आते मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बनी। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम, उन्होंने, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने समझा कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो कोर है वो पैसा है। आज की डेट में भारत में ओपन होने लगा और वो दौर आया कि जब हमने ये समझा, प्राचीन समय भी होता था कि आर्थिक रिश्ते जो होते हैं वो बाउंड्रीज के रिलेशनशिप को काउंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने आर्थिक रिलेशनशिप बढ़ाना शुरू किया विश्व के साथ, हम वैश्वीकरण की तरफ चलते चले गए और तमाम तरह की चीजें हमारे साथ होनी शुरू हुई और धीरे धीरे हमने अपने डिस्प्यूट्स को पीछे किया और इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमने बढ़ाने शुरू किए, वैश्वीकरण का हम हिस्सा बने। तो वहां से एक दौर शुरू हुआ जहां पर हमने आर्थिक रिश्तों को सामरिक रिश्तों के ऊपर वरीयता देनी शुरू की और इससे पूरे विश्व के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी। तो ये जो एक आर्थिक रिश्तों का दौर शुरू हुआ वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से समय शुरू हुआ और वो काफी हद तक इसमें भारत को उन्होंने पूरे विश्व पटल पे आर्थिक रिश्तों के साथ जोड़ने की जो शुरुआत की वो बहुत ही बेहतरीन रही। तो मतलब भारत की विदेश नीति का दौर है वो इन चरणों में रहा और आपने जैसा कि कहा कि जो भी इस देश को जिसने लीड किया है उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन जो है हमारी विदेश नीति में देखने को मिला। कहीं पर हमने अपनी प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की बात को समझा तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा आइडियलिज्म होकर जो है हमने अपने राष्ट्र हितों के बारे में नहीं सोचा। अभी का जो हम वर्तमान दौर की हम बात करते हैं, जहां पर हम एक सॉफ्ट पावर भी हैं, जहां पे लोग हमें शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में देखते हैं, लेकिन साथ ही अब वो ये भी देखते हैं कि हम अपनी बात को स्पष्टता से रख पाते हैं, मजबूती के साथ अपने पॉइंट को रख पाते हैं और जिन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उन पर हम पूरी तरीके से बने हुए हैं। तो आज की इस विदेश नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? अब 2014 के बाद से भारत में कुछ परिवर्तन हुआ। पहली बात, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में कहा था और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी देश की जो आंतरिक परिस्थितियां होती हैं वो उसके विदेश नीति में झलकती हैं। 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आई 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो अगुवाई में। भारत को बहुत समय बाद कोलिजन पॉलिटिक्स से छुट्टी मिली। जो कई दल मिलजुल कर सरकार बनाते थे, निर्णय लेने में देरी होती थी, पूरा विश्व ये देखता था। मनमोहन सिंह सर ने बहुत सी नई शुरुआत की, लेकिन वो आंतरिक राजनीति में ऐसा उलझे कि वो चीजें कभी सरफेस पे आ ही नहीं पाए, वो कभी मुखर होकर अपनी बात कह ही नहीं पाए। अंत में उनको मौन धारण करने वाली स्थिति आ गई। तो परिस्थितियां बदलती हैं और 2014 में 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आती है। लोगों की आकांक्षाएं मजबूत होती हैं और एक ऐसा व्यक्ति आता है जो भारत की राजनीति को
सतह पर जाकर समझता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत को भारतीयता के रूप में समझता है और वो मुखर होकर ये बात कह सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हम मानते थे लेकिन हम मुखर होकर कहने से डरते थे। वो जो पश्चिम का एक दबदबा बैठा हुआ था कि हम अपनी संस्कृति, अपनी चीजों में हम कभी जो गर्व नहीं महसूस कर पाते थे, वो गर्व महसूस करता है। वो उन जो ढेर सारे वेस्टर्न के जो वर्ड्स हैं, जो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी चीजें, उन सब से उसने निकाल के फेंका। उस पूर्वाग्रह से निकलकर उसने ताकत अपनी इकट्ठा की और वो आगे बढ़े। अब सबसे पहले जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने पहचाना कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जब हमने आर्थिक रिश्तों को बढ़ाया तो उससे भारत के जो लोग थे वो पूरी दुनिया में फैलने लगे। उससे पहले भी फैल रहे थे, भारतीय टैलेंट था। तो जब भारतीयों की इस परंपरा को समझा और हमारी सामाजिक परंपराएं कि हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, आप ये देखिए कि हम हमेशा अपने परिवारों से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में रेमिटेंस यानी विदेश से जो पैसा कमाकर भारत भेजने वाले देशों में नंबर 1 हम हैं। ये आज भी हम चाहे अमेरिका में रहें, चाहे लंदन में रहें, माँ बाबूजी को अगर कोई जरूरत है तो वो पैसा हम भेजते हैं। इस चीज को हमारे प्रधानमंत्री ने और अच्छे तरीके से पहचाना। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन वो एक समारोह बन के रह गया था जो कुछ न्यूज़पेपर में कवर होता था। इन्होंने क्या किया, उनको भारत बुलाने की बजाय इन्होंने एक बहुत तेजी से दौरे शुरू किए और प्रवक्ता, एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में गए, भारत की बात की, देश की बात की, मजबूत सरकारों की बात की। वो भारतीय जो पूरी दुनिया में अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे, लज्जित महसूस कर रहे थे, घोटालों की बात सुन सुन के परेशान हो गए थे, उनको लगा कि इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पहला जो कार्यकाल था, बहुत एक्सटेंसिव विदेश दौरे किए। लोगों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अरे ये तो विदेश मंत्री हैं, देश में रहते नहीं है। लेकिन एक्चुअली में वो क्या हो रहा था, पूरी दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा था, जो भारतीय प्रवासी पूरी दुनिया में रह रहे थे, जो एक्चुअली भारत के रियल दूत रहे हैं, भारत के वो एम्बेसडर्स हैं, भारत की संस्कृति के वो प्रतीक हैं, वो वाहक हैं, उन्होंने जाकर जोड़ना शुरू किया। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होने लगे, टाइम्स स्क्वायर पे हुआ और भारतीयों को गर्व होने लगा कि हमें नहीं बुला रहे हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, आपको पता है कि वीजे नियमों में 6-6 महीने आप वापस नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे प्रवासी भारतीय दिवस में? आप गए, 2-4 बैठे, 2-4 बातें हुई, पेपर, वो खुद गए और वहां उनको अपने देश में, शिकागो में बात हो रही है, न्यूयॉर्क में बात हो रही है, लंदन में बात हो रही है, उनको गर्व महसूस हो रहा है और उनकी लोकप्रियता और वो धीरे 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 वो जुड़ने शुरू हुए। जब वो जुड़ने शुरू हुए तो उन्होंने अपना जो एक कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया। जब इकट्ठा किया तो उनकी बात सुनी जाने लगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो संख्या बल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी सरकारों तक बात पहुंचने लगी। आप आश्चर्य करेंगे कि जब ट्रम्प का चुनाव हो रहा था तो वहां ये भारतीय समुदाय जो है तब भी बहुत ताकतवर था, आज भी बहुत ताकतवर है और ये कहता है कि भाई तुम्हें जीतना है तो तुम्हें भारत से अपने रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने इस चीज को पहचाना और जब भारतीय पूरी दुनिया में मुखर होकर बोलने लगे तो उन्होंने समझा कि अब हमारा समय आ गया है। और जब दूसरा कार्यकाल आया तो जब उन्होंने पूरा ग्राउंड तैयार किया, रिलेशनशिप अच्छे रखे, भारत में एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट और मजबूत, मतलब ऐसे ऐसे फैसले विदेश कभी सोच नहीं सकता था कि भारत में फैसले हो सकते हैं। जनधन योजना शुरू कर दी, गरीबों को जोड़ना शुरू कर, सबको समझ में आ गया पैसा बैंक में जा रहा है, अब भारत की जो इकोनॉमिक नली है ना उसमें अब रक्त प्रवाहित होगा, क्योंकि वो बैंकों का पैसा वो हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरा जो सेगमेंट शुरू हुआ, नोटबंदी कर दी। तो ये बहुत साहसिक कदम था, आज इसकी आलोचना करें चाहे जो करें, लेकिन डिजिटल करेंसी आई, भारत ने अपने दम पर अपना जो रुपए बनाया, अपना पेमेंट गेटवे बनाया, तो दुनिया को मैसेज आ गया कि ये आदमी जो है ये वाकई में ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है, ये कड़े फैसले ले सकता है और इसको किसी बात का डर नहीं है। तो अब इसका जो अगला चरण आया वो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका पूरा जीवन काल विदेश मामलों में बहुत बेहतरीन था, एस जयशंकर। मैं इसलिए स्पेशली इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने 5 साल वो जमीन तैयार की, इस व्यक्ति ने उस पर बेहतरीन फसल तैयार कर दी। बेहतरीन वक्ता, पढ़ा लिखा व्यक्ति, गंभीरता से बात करने वाला। मैं सालों के बाद कोई ऐसा विदेश मंत्री देख रहा हूं जो विदेश में बैठकर वेस्टर्न को उसका चेहरा दिखा रहा है, उसके पत्रकार से बोल रहा है कि मुझे पकड़ने से पहले, मुझसे बात करने से पहले अपना आंकड़ा चेक करो, और वो फैक्ट पे बात कर रहा है, मुंह पे मार रहा है उनके, और उसकी बातें सोशल मीडिया के थ्रू इतनी वायरल हो रही हैं कि वेस्टर्न जो है वो सकते में आ गया। अब पश्चिम और तमाम वो पूरा जो धड़ा देश है जो भारत को कमजोर देश और इंडिया हाइफनेटेड पाकिस्तान वर्ड यूज करता था, यानी भारत पाकिस्तान को एक ही नजरिए से देखता था, उसको समझ में आ गया ये वो भारत नहीं है भाई। और फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दिया,
आप विदेश नीति में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे पहले हमारे यहाँ कोई आतंकवादी हमला होता था, हम पहुंच जाते थे यूनाइटेड नेशन, अरे भाई ये डोज़ायर ले लो, ये देखो ये सबूत है, देखो हाफिज जी को बंद कर, जी बुलाते थे हम उनको। भारत ने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशन होगा, अपने किनारे बैठो। वहां है ना उरी में, अच्छा हम अब पहुंच रहे हैं, हमने घुस के मारा, हमने घुस, और ये किसी भी देश का संप्रभु राइट है, ये राइट है, मैसेज दिया कि देखो सीमा नहीं लांग रहे, लेकिन अगर तुम घुसे तो तुम्हारी मैसी तैसी करेंगे। तो हमने बात ही नहीं की। सबसे बड़ा जो चेंज आया पिछले 7 सालों में, आप इस बात को समझना, अगर आज से 7 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे तो हम हर समय पूरा हमारी विदेश नीति पाकिस्तान सेंटर थी, पाकिस्तान सेंटर थी। हमने पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति से गायब कर दिया। हमने कहा बातचीत ही नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ तुम, बातचीत ही नहीं करेंगे तुमसे, कोई हमें रिश्ता नहीं रखना, कोई शांति समझौता नहीं, कोई बस ट्रेन कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। तुम मेरे बहस में ही नहीं हो, तुम गलती करोगे तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, और एक नहीं 2-2 बार मारेंगे। तो ये जो मैसेज चला गया पूरी दुनिया को समझ में आ गया। भारत उस जो हमारा जाल था ना, पूरी दुनिया चाहती थी भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ के फंसते रहे, भारत उससे निकल गया, बोले भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए वैश्विक मुद्दे। और भारत ने वैश्विक मुद्दों पे बात करना शुरू किया, जिसको कभी पूरी दुनिया देखती थी, अरे भारत तो पाकिस्तान से नहीं निपट रहा, ये वैश्विक मुद्दों की बात करेगा। और कॉन्फिडेंस जो हमारा आना शुरू हुआ, चाइना को हमने जब बात की, ठीक है, जब डोकलाम किया, हमने उठा के मलक्का में अपने जहाज लगा दिए, हमने कहा यहां से तेल निकाल के दिखा दो तो जान जाए। हमने उसकी नस दबाना शुरू किया। एक तरफ हमने व्यापार रखा, दूसरी तरफ हमने उसकी गर्दन की जो है नस पकड़ ली, बोला अब हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो अब पूरी दुनिया को मैसेज जाने लगा कि भारत बदल गया। फिर हमने कहा आ जाओ, बहुत हो गया नॉन अलाइन, ठीक है, अब आ जाओ और अलाइनमेंट करते हैं। उसी अमेरिका को जिसको हमने किनारे रखा था, हमने बुलाया क्वाड में, हमने कहा आओ बैठो। हमने जापान को इकट्ठा किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को इकट्ठा किया, अमेरिका को, फिर I2 U2 के साथ हम जो है इजराइल में भी घुस गए। भारत में पहले डर लगता था, कोई प्रधानमंत्री इजराइल से बात नहीं करता था, जबकि इजराइल हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, हमें सबसे ज्यादा हमारी सिक्योरिटी के लिए चीजें देता है। हम डर के मारे बैठे रहते थे, अरे बाप रे भारत में अल्पसंख्यक आबादी क्या करेगी। फिलिस्तीन के मुद्दे पे हम बोलते थे, इजराइल प्रधानमंत्री गए और पहली बार 25 सालों में कोई प्रधानमंत्री हाथ में हाथ डाले इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बीच पे घूम रहा है, पूरी दुनिया को फोटो दे रहा है, मैसेज दे रहा है, ऐसे गले मिल रहा है जैसे बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं। अमेरिका के साथ क्वाड में दोस्ती कर रहा है और पुतिन के साथ गले मिल रहा है, ऐसे हाथ में हाथ डाले घूम रहे जैसे, और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि अरे तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे देश की जो ये नीतियां हैं और मेरे देश की जरूरत है मैं उसको पूरी करूंगा। मुझे हथियार चाहिए तो मैं हथियार खरीदूंगा, मुझे तेल चाहिए तो मैं तेल खरीदूंगा, और मुझे अगर सिक्योरिटी चाहिए होगी चाइना के खिलाफ तो मुझे वो भी लेने में कोई भी जो है वो शक नहीं है, मैं खुलकर ये बात करूंगा। और ये पूरी दुनिया जानती है। आपको भले चाहे लगे कि अरे कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत ढेर सारे आदर्शवादी हमारे यहाँ, वो 1947 से शुरू हो गए थे, वो आज भी जिंदा हैं, लेकिन एक्चुअली में पूरी दुनिया को पता है कि हर देश पहले अपनी जरूरतों को ऊपर रखता है। अगर नहीं रखता तो अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पे 4-4, 5-5 देश उड़ा देता, नहीं उड़ाता। फिर उसके लिए अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद अलग होता। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अलकायदा के खिलाफ, और तालिबान से वार्ता कर रहा है, अजीबोगरीब है। उसको सिर्फ अपने से मतलब, और पूरी दुनिया जानती है कि विदेश नीति का ये बहुत ही कटु सिद्धांत है कि आपको अपनी जरूरतों को आगे रखना पड़ेगा। तो आज का जो दौर है वो वाकई में इसको स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, या मैं कहूंगा कि आने वाला है। और तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत के जो महानतम अर्थशास्त्री जो चाणक्य जो रहे हैं, उनकी कूटनीतिक और उनकी जो चीज़ें हैं वो नज़र आने लगी है अब हमारी विदेश नीति के अंदर भी। तो जिस तेज़ी से भारत देश जो है अपना ऑरा बढ़ा रहा है दुनिया के अंदर, और एक महाशक्ति के रूप में कह सकते हैं कि धीरे धीरे उभरने की कगार पर है, आने वाले समय में हम कैसा भारत देखेंगे, या ये पूरी दुनिया कैसे भारत की झलक देखेगी? देखिए, सबसे पहली बात है, भारत कोई सिर्फ राजनीतिक इकाई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, इट्स नॉट जियोपॉलिटिकल यूनिट, एक जीवंत इकाई है, और इसमें हम सभी शामिल हैं। अगर मैं, आप, हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होगा, हमारी धरोहरों पे गर्व होगा, तो हमारे राष्ट्र को अपने आप गर्व हो जाएगा, और हमारे राष्ट्र को जब खुद पे गर्व होगा तो हम इस पूरे भूभाग पर बड़ी ताकत के साथ खड़े होंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं, भारत वो राष्ट्र रहा है जिसने हमेशा संकटों में अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। जैसे कोविड आया, तो जब कोविड आया तो पूरी दुनिया ठप पड़ गई। कोविड आया, हाहाकार मच गया, अमेरिका जैसा सुपर पावर, उसके यहाँ लाशों को क्रेन से दफनाया जा रहा था, ये स्थिति हो गई। लेकिन इसी क्राइसिस में भारत ने उभरने का एक रास्ता ढूंढ लिया। इसने न सिर्फ अपने लोगों के बारे में बात की, पूरी दुनिया ने कहा भारत का तो मेडिकल बजट इतना कम है, भारत के पास डॉक्टर नहीं, कितने कितने आंकड़े दिए गए, भारत को अभी 20 साल लगेंगे इतना वैक्सीनेशन करने में, किसी ने कहा 5 साल लगेंगे, किसी ने कहा 7 साल लगेंगे, भारत ने कहा कुछ नहीं, मुश्किल से हमने 2 साल बोला कि प्रधानमंत्री जो है ना वो भारत को उसकी आत्मा के रूप में समझते हैं। वो जानते हैं कि भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं है,
पश्चिम ने तो हमें राष्ट्र का हमें वही देने से मना कर दिया था हम कि हम राष्ट्र ही नहीं हो सकते। वो हमारे आध्यात्मिक गुणों को, हमारे सूत्र को समझने में असफल रहे कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये राजनीतिक राष्ट्र नहीं है। वो ये नहीं समझ पाएंगे, ना उनके समझ में अब आने वाला है। तो उसको पहचाना और वो लोगों को एक शक्ति के रूप में इकट्ठा कर दिया, कभी ताली बजाकर, कभी थाली, लोगों ने आलोचना की। लेकिन आज आप पलट के कोई देखे कि 2 साल में भारत ने वो कर दिया जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां नहीं कर पाए। और अपने लोगों के लिए तो छोड़िए, अपने लोगों के लिए छोड़िए, दुनिया के कितने देशों को निःशुल्क वैक्सीन दी जब लोग अपना अपना जो है वो फॉर्मूला बचा के बैठे थे, कहीं बाहर ना निकल जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की दुहाई दे रहे थे, पता नहीं किसकी दुहाई दे रहे थे। भारत ने कहा हम सबकी बात करेंगे। वो जो भारत उभरा है, वो जो भारत का चेहरा दिखाई पड़ा है और भारत ने अपने आप को जो रिवाइव किया, वो अद्भुत रहा है। और उसके बाद भारत को एक इतना कॉन्फिडेंस मिला कि वैश्विक मुद्दे हम खुलकर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद जो ये नेहरूवियन फिलॉसफी थी, भारत ने वो चोला उतार कर फेंका है और एक उज्जवल, एक ताकतवर, सशक्त, आत्मशक्ति से भरा हुआ भारत उभर कर सामने आ रहा है, जो कह रहा है कि मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने की क्षमता रखता हूं और मैं अपने देश के लोगों की जो जरूरतें हैं उसको भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। सही कह रहे हैं सर आप। और शायद इसी का नतीजा है कि आज दुनिया के जो देश है वो भारत को सुनना चाहते हैं, भारत की बात सुनना चाहते हैं, भारत का रुख जानना चाहते हैं। एक बात और मैं कहूंगा यहाँ आपसे इंदु जी कि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आज की जो दुनिया है वो मल्टीपोलर है, बहुध्रुवी है। यानी अब कोई 1991 से पहले का जो शीत युद्ध दौर था, अमेरिका जैसी कोई ताकत नहीं, उसके बाद भी एक सिंगल जो है पॉइंट अमेरिका रहा। लेकिन आज बहुध्रुवी है, आज अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। मैं जितना भी अध्ययन करता हूं, मैं ये पाता हूं कि अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो नेतृत्व करने का गुण है, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें, चाहे ईस्टर्न ब्लॉक की बात करें, किसी भी हिस्से की बात करें, अगर वो नेतृत्व करने का गुण सभी रूपों में किसी के पास है तो भारत के पास है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाइना को नेतृत्व करने देते हैं तो उसकी जो कभी भी हान साम्राज्य के बारे में पढ़े तो वो विस्तारवादी है, वो उससे निकल नहीं सकता, हार्ड पावर है। अमेरिका और पश्चिमी ब्लॉक पूरी दुनिया को एक ऐसा संसाधनों के रूप में मानते हैं, उसका कितना भी दोहन कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम, जो सबके सुखों की बात करता है, सबके निरोगी रहने की बात करता है, सभी प्राणियों के जीवन के सम्मान की बात करता है, वो तत्व भारत में मौजूद हैं। बस हमें उस तत्व को खोजना होगा, हमें उस तत्व पे गर्व महसूस करना होगा। और हम जानते हैं कि अगर पूरी दुनिया को शांति के साथ लीड करने की ताकत, क्षमता, नेतृत्व अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। और यही पूरे विश्व के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत जरूरी। नहीं तो दुनिया ने अभी एक छोटी सी चिंगारी देखी है यूक्रेन रशिया वॉर में। महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो कितनी जिंदगियां ली लेती हैं, ये आप यहां देख सकते हो। और जब जब यूरोप उभरा है, ये बात ध्यान रखना, जब जब यूरोप उभरा है विश्व को विश्व युद्ध देखने पड़े हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और जब जब भारत उभरा है तब तक संसार ने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, कल्चरल ग्रोथ देखी है, शांति देखी है, बुद्ध देखे हैं, जैन देखे हैं, तमाम भगवत गीता के उपदेश देते हैं। ये होता है मूल तत्वों का उभरना। तो अब विश्व को सोचना होगा कि अब उभरने की बारी किसकी है। अब बिल्कुल उभरने की जो बारी है वो भारत की है, और भारत ये चीज़ें लगातार दिखा रहा है। तो वो दिन अब दूर नहीं है और इस बात में कोई दो राह नहीं है कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में ज़रूर उभरेगा। आशा करते हैं आपको ये व्यू पॉइंट ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।